You are watching Kashmir Examiner Live Wire with the latest updates. People's Democratic Party President and former Chief Minister Mehbooba Mufti today heavily took on national conference for levelling charges against her party. Mehbooba said, if NC will start debate over past issues, it will create troubles for them. She asserted that PDP has never contested elections for the lust of power, rather the party always maintained to keep the party's agenda intact and at all. हिज़्ब मामूल पार्टी द्रामुल बे लड़ने ऐसी सरकार बनाओ, वो कहते हैं हमने सरकार बनाई और 47 से लेकर आज तक उन्होंने इलेक्शन जो लड़े हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़े हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। अलायंस कसा वो भी इसीलिए होता है कि हम सरकार बनाएंगे, आप कितनी मिनिस्ट्रियां लोगे, हम कितनी आपकी सीटों पे कितने लड़ोगे। और मुझे ताज्जुब है, ये वो जमात है जिन्होंने 1947 से लेके 2002 तक 60-70-75 सीटें हासिल की हैं। और जब हम इनकी कारकर्दगी देखते हैं तो उसपे जो 16 सीटों पे पीडीपी ने सरकार बनाई और इनकी 60 सीटों की जो सरकार है, तो वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कारकर्दगी इन पे बहुत भारी पड़ती है। और ये भी मुझे इसका भी एहसास है कि जब इनको लगता है कि इनकी सरकार नहीं बन सकती है और लोगों ने वोट भी दिए हैं, मुझे इसका भी, मैं इसको भी एग्री करती हूँ। 1947 से लेके इन्होंने 2002 तक तमाम इलेक्शन में इन्होंने सरकार बनाई। कैसे बनाई, क्या बनाई? एक इलेक्शन में इनको लगा कि लोग कहीं 87 में किसी और जमात को वोट ना देंगे, और आपने देखा क्या किया लोगों ने। उसको दादलियां ऐसी की कि आज तक जम्मू कश्मीर से बंदूक बाहर नहीं जा रही है। हमारे कब्रिस्तान, हमारे यतीम, हमारी बेवाएं, उनकी तादाद इतनी हो गई है कि गिनना मुश्किल हो गया। तो पीडीपी एक एजेंडे के लिए निकली है, एक एजेंडे के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती है। सरकार तो हमने 16 पे बनाई और इंशाल्लाह इस वक्त भी जो सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। मगर हम सरकार बनाने में कम और एजेंडे पे हमारा ज्यादा जोर रहता है। हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, हमारा एजेंडा था कोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत करना। हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, सरकार के साथ हमारा उस वक्त एजेंडा था बाज़ाब्ता 370 नहीं छेड़ना, बातचीत करना। और मैं जानना चाहती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ किया। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप बीजेपी सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? आपने पोटा नहीं बना था तो आपने यहाँ उसको लागू कर दिया। शातूस जो हमारे गरीब, हमारी माएं, हमारी बहनें घरों में काटती थी शातूस, उस पर बैन लगाई जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, जब आप फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो आप पूरी दुनिया में जाते थे। जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उनकी उस वक्त बातचीत होती थी जब वो बीजेपी के साथ थे। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया तो 12,000 नौजवानों की एफआईआर मैंने वापस ली। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी मुलाजिम के ऊपर इल्जाम लगता है, एफआईआर नहीं होती है, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है कि आप सिफत हैदर हो, आप हमदर्द और मिलिटेंट हो, उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर ली, जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एफआईआर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लगे थे। मैंने पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से डेलीगेशन लाया, मिनिस्टर्स का, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस का, और बातचीत के लिए हुर्रियत के दरवाजे पे लाया। और ये काम मैंने किया बीजेपी के सरकार में होते हुए। मुझे बताइए उमर साहब, क्या आप ऐसा कर सकते थे? क्या आपने अपने टाइम में किया? आपकी भी तो कांग्रेस में दिल्ली में सरकार थी, आप उसका हिस्सा थे। हाँ, एक काम जरूर किया, एक कश्मीरी को फांसी लगाई। हाँ, मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया। क्या आपने करवाया? वाजपेयी जी ने फारूक साहब के टाइम में सीज फायर करवाया, जो 15 दिन के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने मजबूर किया वाजपेयी जी को वापस लेने के लिए।
बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर फारूक साहब के वर्ड। उन्होंने कहा, मैंने डीजीपी उसको सूरी साहब थे, मैंने अपने डीजी से कहा गो गेट देम। मैं नहीं मानता हूं। तो इसलिए ये जब बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, पीडीपी ने बीजेपी सरकार से हाथ मिलाया मगर हमने अपने एजेंडे को कुर्बान नहीं किया। मगर जब उमर साहब बीजेपी का हिस्सा थे तो उन्होंने बीजेपी को एजेंडा चलाया। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बमबारी की बात करके, स्टेट लेवल पे पोर्टों को यहाँ लागू करके। और यहाँ आपको याद होगा जब उमर साहब वजीर आला थे तो शुपियन में एक हादसा हो गया, तो जिन्होंने शिकायत की उन्हीं को जेल में, आज भी जेल में बंद है। मगर मेरे वक्त में जब इस किस्म का हादसा हुआ तो मैंने बीजेपी के मिनिस्टर्स को ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारे साथ अगर ये बहस करने पे आएंगे तो मुझे लगता है इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुफ्ती साहब की 3 साल की कारकर्दगी, गिलानी साहब को जेल से रिहा करना है, क्या ताकत है। मुझे बताइए, उमर साहब तो कह रहे थे कि मैं चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। अगर ये ताकत है हुर्रियत लीडरों को जेल से रिहा करना, बीजेपी की बातचीत करवाना सेपरेटिस्ट के साथ अडवाणी जैसे, तो वो पीडीपी करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने मफाद के लिए सरकार बनाना चाहती है। जब सरकार बनती है कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन हलाल है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं इलेक्शन हराम है, जो इन्होंने 22 साल यहाँ राजशुमारी चलाई। तो इसलिए पीडीपी का एक एजेंडा है। मुझे खुशी है मुश्ताक साहब जैसे लोग इस एजेंडे के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से, इस मुसीबत से बाइज्जत तरीके से बाहर निकालने के लिए पीडीपी का एक अहम रोल बनता है। और दूसरा, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहती हूँ आपके जरिए कि फिर से हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के कई लोग एक्टिव हो गए, OGW के नाम से लोगों को हरासा करना शुरू कर दिया है, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन से 10 दिन 15 दिन पहले। तो मेरी LG साहब से गुजारिश है, आप कहते हैं यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो अपने ये जो आपके SPs है उनके अंदर जो SHOs हैं जिन्होंने लोगों को हरासा करना शुरू कर दिया है, थानों में बुलाना शुरू कर दिया है, मेहरबानी करके उनको बताइए कि ये इस एक्टिविटी को रोक दे और हमारे और आम लोगों को हरासा करना बंद कर दे। तो मेरी यही बात आपसे कहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 इश्यूज बड़े उजागर हो रहे हैं, उसमें राम माधव को फिर से पीडीपी के साथ जोड़ा जा रहा है। साथ में यही देवेंद्र सिंह राणा जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उमर साहब ने 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए कई कोशिशें की है। दोनों क्वेश्चंस का आप जवाब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब राम माधव और हमारी बातचीत चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, तो वो सब जानते थे, खुल के किया हमने, और हमने अपना एक एजेंडा लाया और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। तो हम उमर साहब की तरफ चुपके ये तो देवेंद्र रैना जी तो आप कह रहे हैं, मगर आजाद साहब ने तो कहा ये रात को जाके मिल के आते हैं उनसे। हम कोई चीज चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा, क्योंकि हमने उस वक्त मोदी जी के साथ ये सोच के हाथ मिलाया था कि ये एक बड़ी ताकत के साथ आगे हैं, ये वाजपेयी जी का एजेंडा आगे चलाएंगे। और यही वजह है कि बहसत वजीर आला, पहली वजीर आला जम्मू कश्मीर की जिन्होंने सेपरेटिस्ट को खत लिखा कि आप बातचीत की दावत दी मैंने उनको। मुझे बताइए कौन वजीर आला कर सकता है? बाकी देवेंद्र रैना इनके दोस्त हैं, वाकिफ हैं इनके। जब वो कहते हैं कि 2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त और शुरूत आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। हम तो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं। हम कोई छुपके कोई काम नहीं करते हैं। मैम अगर हम बीजेपी के साथ आपकी अलायंस पता ही नहीं, मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो
जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो उन्हें सारा तितर कर दिया बीजेपी के। मैम अभी अगर हम देखें हुर्रियत लीडर इसमें आ रहे हैं पीडीपी में, अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है। और जहां जहां भी एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है वहां पर, खासकर जैसे आपको इधर लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया। तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो अलायंस का तो बड़ा। दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल अपग्रेडेशन से लेके, कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, एम्स से लेके, तहसीलों से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कांग्रेस के 50 साल में नहीं हुआ। मैडम सॉरी, इज मोस्ट वेलकम। राहुल गांधी कश्मीर आना चाहते हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं, उनको पूरा हक है। मैडम पीडीपी में हुर्रियत नेता आ रहे हैं, क्या हम माने पीडीपी की विचारधारा अब असरअंदाज हो रही है हुर्रियत वालों से? देखिए, पीडीपी की विचारधारा किसी से अंदाज नहीं। हमने जब बीजेपी के साथ ही हाथ मिलाया तो हमारा अपना एजेंडा चला है, नहीं तो मैं 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस नहीं ले सकती थी अगर मैंने बीजेपी का एजेंडा चलाया होता। मैं चिट्ठी नहीं लिखती हुर्रियत वालों को, इसलिए पीडीपी को अपने एजेंडे पे भरोसा है और वो प्रैक्टिकल है, वो रियलिस्टिक है। वो बात हो सकती है, हम कहते हैं रास्ते खोलो, बीजेपी कहती है हम उस कश्मीर को वापस लाएंगे, हम कहते हैं पहले उस कश्मीर और इस कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक ज्वाइंट काउंसिल में तब्दील करो। तो हम तो एक रियलिस्टिक सोल्यूशन दे रहे हैं ना। हम कहते हैं जहां जहां सिचुएशन इंप्रूव हो गई है वहां फौज को निकाल के बैरक्स में वापस भेजो। जहां जहां मुफ्ती साहब ने निकाला था, अनंतनाग में कई जगह पे निकाला, जहां पर यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने। तो हमारा तो जो पीडीपी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा तब तक जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता है। थैंक यू।